बोरवेल वाला भूत। कहानी है पुणे की। रश्मि और निखिल पति पत्नी थे। सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते थे और शहर से बाहर किराए के फ्लैट में रहते थे। ओहो, घंटों ट्रैवलिंग, ऊपर से फ्लैट का किराया। इसे तो अच्छा है पुणे में ही कोई घर खरीद ले, अब तो सेविंग भी काफी है। रश्मि की बात मानकर निखिल ने घर खरीदने का फैसला किया और अपने दोस्त की मदद से सदानंद नाम के आदमी से मिला जो घर बेचना चाहता था। देखिए, प्रभात रोड पर ही बड़ा सा घर है। वैसे तो चाचा का है, पर चाचा निसंतान थे तो घर मुझे देकर गुजर गए। मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ तो बेच रहा हूँ। रश्मि और निखिल ने घर देखा तो उन्हें काफी पसंद आया। उन्होंने घर खरीद लिया और सदानंद यूएस चला गया। कुछ दिन बीत गए। रश्मि और निखिल नए घर में सेटल हो गए थे। उनका डेली रूटीन भी अच्छा चल रहा था। एक रात रश्मि और निखिल सो रहे थे कि अचानक एक आवाज से रश्मि जाग गई। आवाज काफी भयानक थी। सदानंद, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आवाज के प्रभाव में आकर रश्मि बिस्तर से उठी और चलते चलते एक कमरे के सामने आकर रुक गई। कमरे का ताला अपने आप टूट गया, दरवाजा भी अपने आप खुल गया और रश्मि कमरे में आई। कमरे के बीच में बड़ा सा बोरवेल था जिसमें से अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक रश्मि की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। रश्मि ने पीछे देखा तो निखिल खड़ा था। रश्मि, यहाँ क्या कर रही हो? निखिल का ध्यान बोरवेल पर जाते ही वो चौंक गया। सदानंद ने हमें बताया क्यों नहीं किस कमरे में बोरवेल है? हमने भी ये कमरा कभी ठीक से नहीं देखा। रश्मि नॉर्मल होकर बात करने लगी। बोरवेल है तो अच्छी बात है, पानी की झंझट ही खत्म हो गई। फिर तो दूसरे दिन रश्मि निखिल के साथ जॉब पर तो गई, पर उसका रवैया ही बदल चुका था। लंच ब्रेक में किसी को बताए बिना वो चुपचाप घर लौट आई और बोरवेल के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बाहर निकालो। रश्मि ने बोरवेल का स्विच ऑन किया और गार्डन में आकर बोरवेल का पानी पेड़ पौधों को देने लगी। पानी से सारे कॉलोनी में दुर्गंध फैल गई। लोग नाक मुंह बंद करके घरों से बाहर निकले तो दुर्गंध बढ़ गई। लोगों ने नोटिस किया कि रश्मि दुर्गंध वाले पानी से गार्डन भिगो रही है। लोग चिल्लाते हुए रश्मि की तरफ भागे। अरे ये पानी सड़ चुका है, रुक जाओ। लोगों की बात सुनकर रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और पानी की धार से उसने लोगों को भिगोना शुरू किया। दुर्गंध वाला पानी शरीर पर गिरते ही लोग भाग गए। शाम होते ही निखिल घर आया तो उसने देखा गार्डन के सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। निखिल गुस्सा हो गया और अंदर किचन में आया तो रश्मि खाना बना रही थी। क्या जरूरत थी कॉलोनी के लोगों के साथ बदतमीजी करने की? पागल कह रहे हैं तुम्हें? क्या जरूरत थी बोरवेल शुरू करने की? खाना बन गया है, मुंह हाथ धो लो। रश्मि की आवाज अजीब थी, मानो कोई पुरुष बात कर रहा हो। क्या हो गया है रश्मि? दोपहर में ऑफिस से भाग कर आ गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? गहरी रात हो चुकी थी। निखिल सो रहा था। अचानक एक भयानक आवाज से उसकी नींद खुली। सदानंद, मैं आ गया हूँ। निखिल डर गया। उसने देखा तो बिस्तर पर रश्मि नहीं थी। अचानक उसकी नजर सीलिंग पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रश्मि ऊपर लटकी हुई भयानक भूत बन चुकी थी। जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं आ गया हूँ सदानंद, मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहकर रश्मि निखिल की छाती पर कूद पड़ी और उसने निखिल पर हमला किया। रश्मि छोड़ो, क्या हो गया है तुम्हें? रश्मि निखिल पर लगातार वार करती रही। निखिल ने रश्मि को फेंक दिया और भागता हुआ बोरवेल के कमरे में आ छिपा। निखिल ने मोबाइल निकालकर सदानंद को कॉल किया। सदानंद, क्या किया है तूने? मेरी बीवी पागल हो गई है, बार बार तेरा नाम ले रही है, और ये बोरवेल, ये सब क्या चक्कर है? सदानंद ने हंसते हुए कहा। माफ करना दोस्त, हुआ यूं कि मैंने चाचा की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उन्हें मार के बोरवेल में दफना दिया। चाचा का भूत सता रहा था, इसलिए घर बेच के यूएस शिफ्ट हो गया। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ना इंडियन पुलिस ना इंडियन चाचा का भूत। ऐसा कहकर सदानंद ने फोन कट कर दिया। लेकिन सच सुनकर निखिल की हालत बिगड़ गई थी। मतलब चाचा का भूत रश्मि पर हावी है और मुझे सदानंद समझकर मारना चाहता है। तभी दरवाजा तोड़कर रश्मि अंदर आई और चिल्लाने लगी, मेरा घर, मेरी जायदाद हड़प कर मुझे बोरवेल में दफना कर। तू यहाँ छिपा है सदानंद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चाचा, मैं निखिल हूँ, सदानंद नहीं। लेकिन रश्मि ने निखिल को बोलने का मौका नहीं दिया। उसने निखिल को पकड़ लिया, खींचकर बोरवेल के पास लाई और निखिल के साथ साथ उसने बोरवेल में छलांग लगाकर अपने साथ साथ निखिल की जिंदगी भी छीन ली। दुल्हन बनी डायन पार्ट 2। कहानी है अमेठी की। मालती अपने जवान बेटे रघु के साथ रहती थी। मालती विधवा थी और उसने अकेले ही रघु को पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर भी रघु मालती से नफरत करता था। इसी बात से मालती दिन रात दुखी रहती थी। कहाँ जा रहे हो रघु? मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या? आप अपनी हद में रहिए। दरअसल मालती रघु की असली माँ नहीं थी, वो सौतेली माँ थी। रघु 5 साल का था तभी उसकी माँ गुजर गई और उसका शराबी बाप मालती को ब्याह कर घर ले आया। पति शराबी था, पैसों की तंगी थी, इसीलिए शुरू में मालती रघु का खास ख्याल नहीं रख पाई। इसी बात का फायदा उठाकर रघु की बुआ ने रघु को बहकाना शुरू किया। रघु बेटा, खीर लाई हूँ, चल खा ले। हाय रे मेरा बेटा कितना सूख गया है, सौतेली माँ जरूर खाना नहीं देती होगी। आय हाय, सौतेली माँ तो होती ही ऐसी हैं। पिक्चर देखा है ना, संभल कर रहना उस डायन से। हाँ। बुआ ने लगातार जहर घोलना शुरू किया और कुछ ही दिनों में रघु मालती से नफरत करने लगा। कमजोर शराबी बाप की एक दिन मौत हो गई और रघु मालती से और ज्यादा दूर हो गया। लेकिन मालती रघु को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। उसने एक चाय की दुकान खोलकर रघु की पूरी परवरिश की। धीरे धीरे दिन बदल गए, लेकिन रघु नहीं बदला। वो मालती से नफरत ही करता रहा। यही यादें याद करके मालती रो रही थी कि तभी रघु का कॉल आया। मालती ने कॉल पर रघु से बात की तो वो हैरान हो गई, क्योंकि रघु किसी लड़की से शादी करके आ रहा था। तभी रघु की बुआ आई। अरे मालती, अपना रघु दुल्हन लेकर आ रहा है, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अब दुल्हन के स्वागत की तैयारी करो। मालती ने बिना कुछ बोले फटाफट सारी तैयारियां कर ली। दरवाजे के बीचों बीच चावल से भरा हुआ एक कलश रखा। गृह प्रवेश की सारी तैयारियां हो गई। आधे घंटे बाद रघु अपनी दुल्हन लेकर आया। दुल्हन काफी खूबसूरत थी। बेटा, कलश को ठोकर मारकर गिराओ और अंदर आओ। बुआ और रघु बातें करने में बिजी थे और मालती दुल्हन का गृह प्रवेश करा रही थी। दुल्हन ने अपना दाहिना पैर उठाकर कलश की तरफ बढ़ाया तो उसका पैर देखकर मालती के होश उड़ गए। उसका पैर बिल्कुल उल्टा था। दुल्हन ने उल्टे पैर से चावल का कलश गिराया और मालती की तरफ देखकर अजीब सी मुस्कुराई। मालती डर गई और वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। रघु समझ नहीं पाया कि मालती को अचानक क्या हो गया। मैंने कहा था ना, ये डायन तुम्हारे शादी से खुश नहीं होगी। बेचारी दुल्हन का स्वागत भी ठीक से नहीं किया। अरे कोई नहीं, मैं हूं ना, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। चलो बेटा, अपने कमरे में चलो। बुआ दुल्हन को लेकर निकल गई और रघु वहीं खड़ा खड़ा मालती के कमरे की तरफ गुस्से से देखने लगा। आधी रात बीत चुकी थी। मालती अपने कमरे में काफी परेशान थी कि तभी बुआ वहां आई। अरे स्वार्थी औरत, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर भाग आई तू। उस लड़की से शादी करके रघु ने ठीक नहीं किया। वो लड़की नहीं, एक डायन है। डायन है वो।
हाँ हाँ, तू तो यही कहेगी, तेरा तो प्लान जो फेल हो गया है। कैसा प्लान? अपनी भाई की बेटी रघु के गले में बांधना चाहती थी ना तू, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। आप पहले से जानती थी इस लड़की को? लड़की को नहीं जानती, लेकिन रघु ने मिलवाया था मुझे उससे। प्यार करता है वो। मैंने कहा शादी कर लो। गलत किया आपने, रघु की जिंदगी बर्बाद कर दी। बुआ वहां से गुस्सा होकर निकल गई और छिपकर रघु के कमरे के सामने आई। अब देखती हूँ अंदर दोनों में क्या मस्ती हो रही है। बुआ ने हल्के से हाथों से दरवाजा ढकेला तो वो एकदम खुल गया। अंदर रघु बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन नई दुल्हन बिस्तर पर नहीं थी। अरे, ये दुल्हन कहाँ चली गई? तभी बुआ की नजर ऊपर फैन पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। शादी के जोड़े में एक भयानक बूढ़ी डायन फैन से उल्टा लटक कर घूम रही थी और बुआ की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रही थी। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। बुआ वहां से भागी और सीधे मालती के कमरे में आई। सच कहा तुमने। अरे वो लड़की एक भयानक डायन है। मैंने तो उसके उल्टे पैर पहले ही देख लिए थे। तो तब कुछ बोला क्यों नहीं तुमने? हे राम, अब क्या होगा? क्या फायदा, मैंने बोला भी होता तो आप लोग मेरा विश्वास नहीं करते। वो सब छोड़ और ये बता कि रघु को कैसे बचाना है। वो डायन रघु को नहीं छोड़ेगी। आप फिक्र मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। चलिए मेरे साथ चलिए। बुआ और मालती भागते हुए रघु के कमरे में गए तो डायन रघु की छाती पर बैठकर उसे नोच रही थी। रघु जोर जोर से चिल्ला रहा था। शादी करोगे, सुहाग रात मनाओगे। अब देखो मैं कैसे तुझे बर्बाद करती हूँ। बुआ बचाओ, मुझे बचाओ बुआ। नजारा काफी भयानक और खतरनाक था। बुआ नजारा देखते ही पीछे हट गई और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके अपने घर भाग गई। बुआ, बुआ बचाओ। तुम्हारी बुआ तो भाग गई रघु, लेकिन तुम्हारी माँ है अभी। डरो मत रघु। डायन ने रघु को छोड़ दिया और वो उल्टे पैरों से चलते हुए मालती की तरफ बढ़ने लगी। माँ संभालो, वो तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। रघु के मुंह से पहली बार माँ सुनकर मालती में जैसे 10 हाथियों की ताकत और बहुत सारी हिम्मत आ गई। डायन ने उसके ऊपर छलांग लगाई और मालती ने बड़ी होशियारी से उसे चकमा देकर अपने आप को बचा लिया और झट से डायन के दोनों पैर पकड़कर उसे उल्टा उठाया। डायन तड़पने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। छोड़ो मुझे, मार दूंगी सबको, मार दूंगी। छोड़ो। रघु, भाग जाओ रघु, भाग जाओ रघु। छुरी लेकर आओ रघु। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, भाग जाओ, भागो। मैं इसे और ज्यादा नहीं संभाल सकती। डायन की ताकत उसके पैरों में होती है। मैं इसके पैर काटना चाहती हूँ। ये सुनकर डायन और जोर से चिल्लाई। पैर मत काटो मेरे, पैर मत काटो पैर मेरे। रघु समझ गया और बुआ के बाहर से बंद किया हुआ दरवाजा अंदर से तोड़कर एक छुरी लेकर आया। रघु ने झट से डायन के दोनों पैर काट दिए। डायन किसी जानवर की तरह जोर से चिल्लाई और शांत हो गई। डायन मर चुकी थी। मालती ने झट से डायन का शरीर फर्श पर छोड़ दिया। रघु ने झट से अपनी माँ को बाहों में भर लिया और माँ बेटे फूट फूट कर रोने लगे। रघु, रघु।
भूतिया परिवार पार्ट 3। कहानी है लखनपुर की। मेघना और शंकर पति पत्नी थे। उनका अपना एक मकान था। मकान काफी बड़ा था, इसीलिए काफी किराएदार अपने बीवी बच्चों के साथ उनके मकान में रहते थे। मकान के सामने ही एक छोटा सा मैदान था, जिस पर किराएदारों के छोटे छोटे बच्चे रात में क्रिकेट खेला करते थे। एक रात की बात है, मेघना और शंकर सो रहे थे कि तभी अचानक लाइट चली गई। हे भगवान, इस लाइट को अभी जाना था। कोयले खत्म होने वाले हैं, इसलिए लोड शेडिंग किया होगा। सो जाओ चुपचाप। दोनों पति पत्नी में ऐसी बातें चल रही थी कि तभी कोई बाहर से उनका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। हे भगवान, अब इतनी रात में कौन आ गया? जाओ दरवाजा खोलो। ए जी, मुझे डर लग रहा है, आप भी चलिए ना मेरे साथ। बावली कहीं की, चल। दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। मेघना और शंकर दरवाजे के पास आए और शंकर ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर कोई मस्ती कर रहा होगा, चलो चलकर सो जाते हैं। ऐसा कहकर दोनों दरवाजा बंद करके फिर से बेडरूम में आकर सो गए। जैसे ही दोनों की आंख लगी, फिर से कोई दरवाजा पीटने लगा, लेकिन इस बार दोनों ने भी वही आवाज नजरअंदाज कर दी। दूसरे दिन की सुबह हुई और जैसे ही मेघना ने दरवाजा खोला, एक परिवार सामान के साथ बरामदे में बैठा था। मेघना को देखकर एक आदमी, एक औरत और एक छोटा सा बच्चा उठकर खड़ा हो गया। बहन जी, हम बहुत दूर से आए हैं। ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा। हमें किराए पर कमरा चाहिए था। एक भी कमरा खाली नहीं है। एक कमरा है अब, लेकिन उसमें हमारा सामान है, वो हम हटा नहीं सकते। उसमें रह पाओगे? जी चलेगा। हमें कौन सी आलीशान मकान में रहने की आदत है, जंगल से ही तो आए हैं। मतलब? चुप रहो, कुछ भी बक देती हो। बहन जी, वो कहना चाहती है कि हम बहुत ही छोटे जंगली इलाके वाले गांव से हैं। फिर मेघना ने उनको कमरा दिखाया। कमरे की हालत काफी खराब थी, बहुत सारा सामान भी भरा पड़ा था, लेकिन उस परिवार ने कमरा पसंद कर लिया और किराया लेकर मेघना वहां से निकल आई। मेघना रंगोली का सामान लेकर आई और आंगन में रंगोली बनाने लगी। जैसे ही उसने चुटकी में रंगोली लेकर जमीन पर छोड़ी, वो रंगोली जमीन पर पड़ी ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मेघना बार बार रंगोली छोड़ रही थी और रंगोली जमीन पर गिरने से पहले ही गायब हो रही थी, क्योंकि मेघना के नए किराएदार कमरे में बैठकर वो रंगोली खींचकर खा रहे थे। माँ, ये क्या है? बहुत ही टेस्टी है। इंसानी दुनिया का नमक है शायद। मेघना ने लगभग 5 किलो रंगोली छोड़ी और वो सारी रंगोली किराएदार परिवार खा गया। और जैसे ही उनका पेट भर गया, सब में जान आ गई और देखते ही देखते तीनों भी इंसानी शरीर छोड़कर भयानक भूत बन गए। ये था शिकार की तलाश में जंगल में इंसानी दुनिया में आया हुआ भूतिया परिवार। ऐसा लग रहा है कि उस औरत को उठाकर वहीं आंगन में कच्चा चबा जाऊं। अरे बावली, वो औरत तो बस हड्डियों की दुकान है। असली मजा तो किराएदारों के गोल मटोल कच्चे कच्चे बच्चों में है। भूत पापा, मुझे तो एक भी बच्चा नहीं दिखाई दिया। कहीं हम गलत मकान में तो नहीं आ गए? भूत बेटा, इंसानी बच्चे भी भूतों की तरह दिन भर सोते हैं और रात भर जागते हैं। रात होते ही वो तुम्हें सामने वाले मैदान में मिलेंगे। चलो अभी हम सो जाते हैं। फिर भूतिया परिवार चमगादड़ की तरह छत से चिपक कर सो गया। रात हुई तो मैदान में काफी सारे छोटे छोटे गोल मटोल बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मेघना आई और बच्चों को डांटने लगी। अरे हंगामा मत करो, चले जाओ अपने अपने घर, सो जाओ और हमें भी सोने दो। भूतों की तरह रात भर जागने का इरादा है क्या? लेकिन बच्चे खेलते ही रहे और मेघना परेशान होकर निकल गई। तभी भूत बच्चा इंसानी रूप में उसके पास आ गया और सबसे मीठी मीठी बातें करने लगा।
हाँ, मैं भी किराएदार ही हूँ। आज ही तुम्हारे वाले मकान में रहने आया हूँ। अब हम रोज खेला करेंगे। चलो, किसकी बैटिंग है? तुम नए हो, पहला मौका तुम्हें देंगे। भूत बच्चे ने बैट संभाली और जैसे ही बॉल आया उसने बराबर वो अपने कमरे की तरफ मारा। बॉल सीधा खिड़की से अंदर चला गया। एक बच्चा बॉल लेने के लिए कमरे की तरफ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, नजारा देखकर बच्चे के होश उड़ गए, क्योंकि सामने भूतनी खड़ी थी। भूतनी ने बच्चे को फौरन अंदर दबोच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। बाकी बच्चे परेशान हो गए। अरे, ये राजू बॉल लेकर क्यों नहीं आया? भूतिया बच्चे का जवाब तैयार ही था। समझ गया, वो जंगली रसमलाई खा रहा होगा। वो क्या है ना, बॉल मेरे ही घर में गया है। पक्का राजू को मेरी माँ ने रोक लिया होगा जंगली रसमलाई खाने के लिए। जंगली रसमलाई? हाँ, बहुत स्वादिष्ट होती है। चलो, हम सब भी खाकर आते हैं, बाद में खेलेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। भूत बच्चा सबको लेकर अपने कमरे के पास आया और उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर भूतिया माँ राजू को निपटाकर भूत के साथ रेडी थी। झट से उन्होंने दरवाजा खोला और सारे बच्चे अंदर खींच लिए। भूत देखकर बच्चे काफी डर गए थे। वो चिल्लाने लगे, चुप बैठो, नहीं तो अभी यही खा जाऊंगी। सारे बच्चे डर के मारे शांत हो गए। भूत बच्चा भी अब अपने असली रूप में आ गया और पूछने लगा, इन सबको यही खाना है ना? नहीं, जंगल ले जाकर खाएंगे। ये गलत है। आप दोनों ने राजू को निपटा दिया। मैं भूखा प्यासा शिकार लेकर आया तो अब मुझसे ही। भूत बेटा, राजू को मैं नहीं, तुम्हारी भुक्कड़ माँ खा गई। और भूत बेटा, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। लोग होशियार हो जाए उससे पहले ही हमें इन्हें जंगल ले जाना होगा। फिर क्या, भूतिया परिवार ने सारे बच्चे उठाए और वो खिड़की से छलांग लगाकर ऊपर आसमान से होते हुए जंगल की दिशा में उड़ गए।